नमस्कार। नोयो में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की एक अद्भुत और प्रेरणादायक रचना जीवन सार। यह कहानी सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, बल्कि जीवन के संघर्ष, सपनों, हार जीत और मानवीय भावनाओं का जीवंत चित्रण है। तो आइए डूबते हैं इस सफर में, जहां एक साधारण इंसान के जीवन के पन्नों पर लिखी है असाधारण बातें। कथावाचक का स्वर। मेरा जीवन एक सपाट समतल मैदान की तरह है। कहीं कहीं छोटे छोटे गड्ढे जरूर हैं, पर पहाड़ों की ऊंचाई, गहरी घाटियों की गहराई, घने जंगलों का रहस्य या खंडहरों का रोमांच, यह सब इसमें नहीं है। जो लोग ऊंचे ऊंचे पर्वतों की सैर के शौकीन हैं, उन्हें तो यहां निराशा ही होगी। मेरा जन्म संवत 1966 में हुआ। पिता डाकखाने में क्लर्क थे, माता बीमार रहती थीं और एक बड़ी बहन भी थी। उस समय पिताजी शायद हल्की रुकावट, मुश्किल से कुछ रुपए पाते थे। अभी वह तनख्वाह कुछ बढ़ी ही थी कि अचानक उनकी मृत्यु हो गई। पिताजी बड़े विचारशील और सिद्धांतों पर चलने वाले इंसान थे, लेकिन आखिरी दिनों में उन्हें भी जीवन की एक ठोकर लगी, और उस ठोकर ने न केवल उन्हें गिरा दिया, बल्कि मुझे भी। हाँ, सिर्फ 15 साल की उम्र में मेरा विवाह कर दिया गया, और शादी के सिर्फ 1 साल बाद पिताजी हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। उस समय मैं 9वें दर्जे में पढ़ता था। घर में मेरी पत्नी थी, वे माता थी, और उनके 2 छोटे बच्चे भी। आमदनी का कोई स्रोत नहीं था। घर में जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी, वह पिताजी की 6 महीने की बीमारी और क्रियाकर्म में खत्म हो चुकी थी। और मेरा सपना था वकील बनने का, MOT पास करने का। लेकिन नौकरी उस जमाने में भी उतनी ही कठिन थी जितनी आज है। दौड़ धूप करके शायद 10-12 रुपए की कोई छोटी मोटी नौकरी मिल भी जाती, पर मेरे मन में आगे पढ़ने की धुन सवार थी। पैरों में लोहे की नहीं, अष्टधातु की बेड़ियां पड़ी थीं, और मैं पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। जूते नहीं थे, तन पर पूरे कपड़े नहीं थे। घर में खाने को महज 10 सेर जौ थे। मैं काशी के क्वींस कॉलेज में पढ़ता था। स्कूल से 3:30 बजे छुट्टी मिलती, और मैं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाने जाता। 4 बजे पहुंचता, 6 बजे छुट्टी मिलती। फिर वहां से देहात में अपने घर की 5 मील की दूरी पैदल तय करता। सुबह 8 बजे फिर पैदल चलकर स्कूल आना। कभी वक्त पर पहुंचता, कभी नहीं। रात को खाना खाकर एक छोटी सी कुप्पी की रोशनी में पढ़ने बैठता, और न जाने कब किताब पर सिर रखकर सो जाता। मैट्रिक तो किसी तरह पास हो गया, पर 2nd डिवीजन में, इसलिए क्वींस कॉलेज में प्रवेश की आशा खत्म हो गई, क्योंकि वहां केवल प्रथम श्रेणी वालों की फीस माफ होती थी। तभी संयोग से उसी साल हिंदू कॉलेज खुला। मैंने तय किया कि अब यहीं पढ़ूंगा। प्रिंसिपल थे माई ज़ीरो रिचर्डसन। उनके घर गया, देखा वह पूरे हिंदुस्तानी वेश में, कुर्ता और धोती पहने, फर्श पर बैठे कुछ लिख रहे थे। मेरी बात सुनने से पहले ही बोले, घर में कॉलेज की बातें मत करो, कॉलेज में आओ। अगले दिन कॉलेज पहुंचा
और उनसे मिलने की कोशिश की, लेकिन फीस माफ नहीं हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर किसी की सिफारिश ला सकता तो शायद बात बन जाती, पर मैं तो देहात का लड़का था, शहर में कौन जानता था मुझे। कई दिनों की कोशिश के बाद एक उम्मीद की किरण मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह थे, जो हिंदू कॉलेज की प्रबंध समिति में थे। मैं उनके पास गया, अपनी हालत सुनाई। वह पिघल गए और एक सिफारिश पत्र दे दिया। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। सोचा कल ही प्रिंसिपल को यह पत्र दूंगा, लेकिन उसी शाम मुझे तेज बुखार हो गया और पूरे 2 हफ्ते बिस्तर से उठ ही नहीं सका। गांव के पंडित जी आए, मेरी हालत देखी, खेत में गए, एक जड़ खोदकर लाए, काली मिर्च के साथ पीसकर मुझे पिला दी। जैसे जादू हो गया। कुछ ही घंटों में बुखार उतर गया। 1 महीने बाद मैं फिर प्रिंसिपल से मिलने गया, सिफारिश पत्र दिया। उन्होंने मुझे तेज निगाहों से देखा और पूछा, इतने दिन कहां थे? मैं घबरा गया। सोचा अगर कहूं कि बुखार था तो वह मजाक समझेंगे। मुझे एक गंभीर बीमारी का नाम लेना चाहिए। याद आया, ठाकुर साहब ने दिल की धड़कन की बीमारी बताई थी। मैंने कह दिया, पल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। वह बोले, अब बिल्कुल ठीक हो? जी हां। अच्छा, प्रवेश पत्र भर लाओ। आगे इस प्रवेश पत्र की कहानी और कॉलेज के पहले दिन का अनुभव सुनेंगे अगले हिस्से में। कथावाचक अब पेट भर गया था और कॉलेज में छात्रों का चुनाव सोच समझकर किया जा रहा था। मेरी गणित की परीक्षा ली गई और मैं फेल हो गया। फॉर्म पर गणित के खाने में लिखा गया, असंतोषजनक। मैं इतना हताश हुआ कि दोबारा प्रिंसिपल के पास जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। सीधे घर चला आया। गणित मेरे लिए गौरी शंकर की छोटी जैसा था, ऊंचा, कठिन और अप्राप्य। इंटरमीडिएट में मैं 2 बार गणित में फेल हुआ। आखिर निराश होकर परीक्षा देना छोड़ दिया। थोड़ा हल्का, समय के बदलाव का संकेत देने वाला संगीत। 10-12 साल बाद जब यूनिवर्सिटी ने गणित की बाध्यता हटा दी, तब दूसरे विषय लेकर मैंने परीक्षा पास कर ली। लेकिन तब तक न जाने कितने युवाओं के सपनों की बलि इस एक नियम ने ले ली थी। कौन गिन सकता है? फिर भी पढ़ने की लालसा मरी नहीं थी। घर पर बैठकर मैं क्या करता? सोचा गणित को किसी तरह सुधारूं और कॉलेज में प्रवेश ले लूं। इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। संयोग से एक वकील साहब के बच्चों को पढ़ाने का काम मिल गया। वेतन सिर्फ रुपए भर। तय किया, 1 रुपया घर भेजूंगा और बाकी से खुद का गुजारा करूंगा। वकील साहब के अस्तबल के ऊपर एक छोटी सी कच्ची कोठरी थी। मैंने वहीं रहने की इजाजत ले ली। थोड़ा हल्का, साधारण जीवन का चित्रण करने वाला संगीत। एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया।
पुलिस के देवता ने कहा, ऐसे खतरनाक आदमी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरे डिप्टी इंस्पेक्टर साहब मुझसे स्नेह रखते थे। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि वह मित्र भाव से मेरे राजनीतिक विचारों को समझें और कमेटी में रिपोर्ट दें कि लेखक केवल कलम का उग्र है, राजनीतिक आंदोलन से उसका कोई संबंध नहीं। कमेटी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हालांकि पुलिस का पक्ष अब भी कठोर था। तभी कलेक्टर साहब ने अचानक पूछा, क्या आपको आशा है कि वह आपसे अपने दिल की बातें कह देगा? आप मित्र बनकर उसका भेद लेना चाहते हैं। यह तो मुखबिरी हुई। और फिर बोले, मैं इसे कमीनी हरकत मानता हूं। अगर लेखक का राजद्रोह साबित हो तो खुली अदालत में मुकदमा चलाइए, वरना धमकी देकर छोड़ दीजिए। मुंह में राम, बगल में छुरी मुझे पसंद नहीं। कई दिन बाद डिप्टी इंस्पेक्टर साहब ने स्वयं यह किस्सा मुझे सुनाया। मैंने हंसते हुए पूछा, क्या आप सचमुच मेरी मुखबिरी करते? वह हंसकर बोले, असंभव। कोई लाख रुपए भी देता तो न करता। मैं तो केवल अदालती कार्रवाई रोकना चाहता था। और सचमुच मुकदमा अदालत में आता तो सजा होना तय था। मेरी पैरवी करने वाला कोई न होता। इसी दौरान मैं हमरपुर में था और मुझे पेचिश की शिकायत हो गई। गर्मी के दिनों में देहात में हरी सब्जी मिलना कठिन था। कई दिन लगातार सूखी घुइयां खानी पड़ी। मैं घुइयां को बिच्छू समझता हूं, तब भी और अब भी, लेकिन न जाने क्यों यह विश्वास मन में बैठ गया कि अजवाइन खाने से घुइयां का जहर उतर जाता है। मैं खूब अजवाइन खाता रहा। 10-12 दिन तक कोई दिक्कत नहीं हुई। मैंने समझा, शायद बुंदेलखंड की पहाड़ी जलवायु ने मेरी दुर्बल पाचन शक्ति को मजबूत कर दिया है। लेकिन एक दिन पेट में दर्द उठा। पूरा दिन मछली की तरह तड़पता रहा। दूसरे दिन से पेचिश हो गई। 1 महीना गुजर चुका था। तभी मैं एक कस्बे में पहुंचा। वहां के थानेदार साहब ने आग्रह किया कि थाने में ही ठहरूं और भोजन करूं। कई दिन से सूखे बेस्वाद भोजन से ऊब चुका था। सोचा, क्या हर्ज है, आज यहीं ठहर जाता हूं। भोजन भी स्वादिष्ट मिलेगा। थाने में ही अड्डा जमा दिया गया। दारोगा जी ने जमीन कंद का सालन पकवाया। पकौड़ियां, दही बड़े, पुलाव, सब कुछ। मैंने एहतियात से खाया। जमीन कंद, सिर्फ 2 फांकें। लेकिन खाना खाकर जब दारोगा जी के फूस के बंगले में लेटा तो 2-2.5 घंटे बाद पेट में फिर वही दर्द। सारी रात कराहता रहा। अगले दिन भी हालत वही। 2 बोतल सड़े पीने के बाद कुछ राहत मिली और तब मुझे विश्वास हो गया, जीवन के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि आत्मा को भी बदल देते हैं। मेरी कहानी के इस मोड़ पर मैं एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जो वर्षों से मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। पेचिश। जमीकंद और घुइयां, ये दोनों सब्जियां जो कभी आम सी लगती थीं, अब मेरे लिए भय का कारण बन चुकी थीं। उनकी सूरत देखते ही जैसे मन में पुरानी पीड़ा
फिर से जाग उठती। दर्द कभी कभी थम जाता, लेकिन पेचिश का डेरा मेरे पेट में स्थायी हो चुका था। पेट हमेशा फूला रहता, बेचैनी बनी रहती। मैं संयमित आहार लेता, रोज 4-5 मील टहलने जाता, व्यायाम करता, औषधियां भी बदल बदल कर खाता। लेकिन बीमारी जैसे मेरा मजाक उड़ाती रहती। कानपुर जाकर इलाज कराया, प्रयाग में महीनों तक दवाइयां खाईं, पर कोई स्थायी लाभ नहीं हुआ। थक हार कर मैंने तबादला करवाया। सोचा रोहिलखंड में पोस्टिंग मिलेगी, पर मुझे भेजा गया बस्ती जिले की उस जमीन पर जो नेपाल की तराई से सटी थी। यहीं मेरी मुलाकात हुई स्व जीरो मन्नन द्विवेदी जी से, एक सज्जन तहसीलदार जिनसे साहित्यिक चर्चाओं में आत्मा को सुकून मिलता। लेकिन बीमारी वहां और बढ़ गई। अंततः मैंने 6 महीने की छुट्टी ली। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से निराश होकर काशी के एक हकीम के पास पहुंचा। 3-4 महीने बाद कुछ हल्का लाभ तो मिला, लेकिन बीमारी जड़ से नहीं गई। जब फिर बस्ती लौटा, वही पुराना हाल। तब मैंने एक निर्णायक कदम उठाया, दौरे की नौकरी छोड़ दी। बस्ती हाई स्कूल में अध्यापक बन गया और फिर वहां से तबादला होकर गोरखपुर पहुंचा। बीमारी अब भी मेरे साथ थी, मानो जीवन का स्थायी साथी बन चुकी हो। गोरखपुर में ही परिचय हुआ महावीर प्रसाद पोद्दार जी से, साहित्य के मर्मज्ञ, राष्ट्र के सेवक और अत्यंत उद्यमी व्यक्तित्व। उनकी प्रेरणा से मैंने फिर कलम उठाई और सेवा सदन का जन्म हुआ। यहीं मैंने प्राइवेट BA भी उत्तीर्ण किया। सेवा सदन को मिला सम्मान, मेरे भीतर नए उत्साह का संचार कर गया। मैंने प्रेमाश्रम लिखा और कहानियों का सिलसिला जारी रहा। कुछ मित्रों, विशेषकर पोद्दार जी की सलाह से मैंने जल चिकित्सा आरंभ की, पर मेरे दुर्भाग्य से 3-4 महीने बाद इसका परिणाम यह हुआ कि मेरा पेट और बढ़ गया। कमजोरी इस कदर बढ़ी कि सीढ़ियां चढ़ना भी कठिन हो गया। एक दिन संध्या समय उर्दू बाजार में श्री दशरथ प्रसाद द्विवेदी जी से भेंट हुई। उन्होंने मेरी पीली सूरत देखकर कहा, बाबूजी, आप तो बिल्कुल पीले पड़ गए हैं, कोई इलाज कराइए। मुझे अपनी बीमारी का जिक्र अच्छा नहीं लगता था। मैं भूल जाना चाहता था कि मैं बीमार हूं। मैंने झुंझलाकर कहा, मर ही तो जाऊंगा भाई, और क्या, मौत का स्वागत करने को तैयार हूं। 1921 का वर्ष था। असहयोग आंदोलन अपने चरम पर। जलियांवाला बाग का कांड हो चुका था। उन्हीं दिनों महात्मा गांधी गोरखपुर आए। काज मियां के मैदान में ऊंचा मंच बनाया गया था। 2 लाख से कम की भीड़ नहीं थी। शहर हो या गांव, श्रद्धालु जनता उमड़ पड़ी थी। ऐसा अद्भुत दृश्य मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। गांधी जी के दर्शन का प्रभाव इतना गहरा था कि मेरे जैसे मरे हुए आदमी के भीतर भी जीवन की लौ फिर जल उठी। कुछ ही दिनों बाद मैंने 20 वर्षों की सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। अब देहात जाकर कुछ प्रचार कार्य करने की इच्छा हुई। हम पोद्दार जी के देहात वाले मकान में पहुंचे और चरखे बनवाने लगे। सिर्फ 1 सप्ताह के भीतर ही मेरी पेचिश घटने लगी। 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर मैं काशी लौटा और अपने गांव में बैठकर कुछ समाज सेवा और कुछ साहित्य सेवा में
जीवन को सार्थक बनाने लगा। गुलामी से मुक्त होते ही मैं 9 साल पुराने इस रोग से भी मुक्त हो गया। इस अनुभव ने मुझे कट्टर भाग्यवादी बना दिया। अब मेरा अटल विश्वास है, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है। मनुष्य का उद्योग तभी सफल होता है जब उस पर ईश्वर की इच्छा हो। आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी, जीवन सार का यह अंतिम भाग।